नमस्कार दोस्तों, जीएस इंडिया क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो कम्युनिकेशन, और इसमें मैं जो क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड है, मतलब सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। सेम एज इट इज़ तो क्वेश्चन नहीं आपको रिपीट मिलेगा, बट कुछ उसमें शब्दावलियों का चेंज होगा, कुछ उसमें आगे पीछे जोड़ दिया जाता है, प्रीफिक्स सफिक्स, तो उसके वजह से चेंज हो जाता है क्वेश्चन। और एक और वीडियो मेरा जो 1 साल पहले डाला हुआ है, आप जाके देख लेंगे, वो ट्रेंडिंग में है, वो 15,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है उस वीडियो को, कम्युनिकेशन का। तो उसको देख लेंगे, वो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको देख लेंगे, इसको देख लेंगे, तो आपके काफ़ी जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक यही राय दूंगा कि जितने भी अब हर सब्जेक्ट के अलग अलग डेज पे हैं एग्ज़ाम, तो अधिक से अधिक कोशिश कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की, और जिसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन एज द बिगिनिंग ऑफ अ डायनामिक पैटर्न आइडिया इज रिफर्ड टू एज, मीन्स कि विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के रूप में कक्षा संचार के केंद्रीय बिंदु का उपयोग करने को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग मतलब जो आपका मन मानचित्रण है। जब आप क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो पहले से ही माइंड सेट करके जाते हैं कि हमको ये पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है। ठीक है, तो उसी चीज़ की बात हो रही है। एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाई इट्स, मतलब जो प्रत्येक प्रकार का संचार है वो किससे प्रभावित होता है? उससे, उसके कॉन्टेक्स्ट से, उसके संदर्भ से, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात करना चाह रहे हैं। एक ही बात को आप कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में एटीट्यूड्स, एक्शन एंड अपीयरेंसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर कंसीडर्ड एज, मतलब जो कक्षा संचार के संदर्भ में अभिवृत्तियों, क्रियाओं और दिखावे को माना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपके बात में कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें जिसमें हाई टोन होता है, कभी लो टोन होता है, कभी हाई पिच होती है, कभी लो पिच होती है। कभी आप बात करते करते गेस्चर्स का प्रयोग करते हैं, मतलब हाथों को घुमाते हैं, और आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है, मतलब जो वर्बल नहीं है वो नॉन वर्बल है, उसको क्या बोलेंगे? अशाब्दिक हिंदी में। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद में मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज, अक्सर शिक्षक और छात्र का जो संचार होता है वो क्या होता है? उपयोगी होता है, मतलब उसका कोई एक मायने होता है, वो अननेसेसरी क्लास में कोई टीचर नहीं बोलता है। ठीक है, तो उसका यही हो गया यूटिलिटेरियन। इन अ क्लासरूम कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाई, कैसे ट्रस्ट लेवल बनता है? नहीं, कक्षा में एक संचार का विश्वास स्तर कैसे निर्धारित किया जाता है? जब टीचर और स्टूडेंट आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं, मतलब आपको पूरा चीज़ समझ में आ रहा है, तभी आप टीचर से आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये निर्धारित करता है। इमेजिन you are working in a educational institution where people are of equal status, which method of communication is best suited and normally employed in a such a context, मतलब मान लिया आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप भी वहाँ के वर्कर हैं, और आपके साथ कम से कम 15-20 वर्कर हैं, वो भी आपके ही स्केल वाले वर्कर हैं, मतलब आप क्लर्क हैं, बाकी भी क्लर्क हैं। तो उनके पास अगर कोई मैसेज पास करना है तो उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज संचार। मतलब सेम जो स्केल वाला वर्कर है, अगर सेम स्केल वर्कर को मैसेज पास करता है तो उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार में बाधाएं क्या आती हैं? तो जैसे ये मोरलाइजिंग हो गया, जजमेंटल हो जाना, और एक कमेंट्स करना, इसको हिंदी में बोलते हैं नैतिकता, निर्णयात्मक होना, और सांत्वना की टिप्पणियाँ, मतलब बहुत ज़्यादा मोरल वाली बात भी जो आप करते हैं तो वो भी आप बायस्ड हो जाते हैं उसमें, और बायस्ड हो गए मीन्स कि वो आपका कम्युनिकेशन भी बायस्ड हो गया। उसके बाद में जजमेंटल हो जाना, आप मान लिया कि पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, तो आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, जो चीज़ बताना चाह रहे हैं वो ना बता के आप जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब बैरियर्स हैं। उसके बाद में द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पैटर्न्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स ऑफ, यानी संचार भागीदारों को पसंद के कारकों से प्रभावित होता है। तो किससे प्रभावित होता है? प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी, लोनलीनेस यानी निकटता, उपयोगिता और अकेलापन से। एज अ टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम, कैसे आप इस चीज़ को स्थापित करेंगे? तो एडॉप्शन ऑफ वेल स्टेबलाइज्ड पोस्चर, मतलब एक
टीचर जैसे है ना, तो टीचर की भी एक कहते नहीं है कि आपका पहनावा ओढ़ावा, आपका उठना बैठना बहुत मायने रखता है। तो टीचर है वो स्टूडेंट की तरह से नहीं बैठ सकता, टीचर है वो स्टूडेंट की तरह कपड़े नहीं पहन सकता, मतलब चंकी पंकी बन के नहीं आ सकता। उसकी एक माना जाता है कि एक प्रोफेशनल ड्रेस होगा, फॉर्मल कपड़े में होगा, उसका उठने बैठने का तरीका भी फॉर्मल होगा, ऐसे कुछ भी उठक पटक नहीं कर सकता। ठीक है, एक बाउंड्री होती है हर व्यक्ति की, हर प्रोफेशन की। एवरी कम्युनिकेटर हैज़ टू एक्सपीरियंस, प्रत्येक संचार को अनुभव करना होता है क्या चीज़, एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट, मतलब प्रत्याशित उत्साह। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोजेस, प्रभावी संचार पूर्वमान होता है अंडरस्टैंडिंग का, मतलब आप कम्युनिकेट किसी को कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि सामने वाले को समझ आना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोलना है, ये भी ध्यान रखना है कि सामने वाले का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है। अब ऐसा नहीं कि आप क्लास 5 के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और बहुत ही हाई लेवल वाले 12th वाले लेवल के पे जाके पढ़ाना स्टार्ट कर दें, है ना। तो ये भी देखना ज़रूरी होता है। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन बाय, अर्थपूर्ण संचार किसके द्वारा संचालित होता है, तो एनकोडर्स पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मैसेज को टाइप करता है, जो मैसेज को लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनकोडर बोलते हैं, और जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, डिकोडर बोलते हैं। और जिसके माध्यम से हमारे पास मैसेज आ रहा है, एक लोग से दूसरे लोग के पास मैसेज आ रहा है, तो वो मीडियम हो जाता है। ठीक है, तो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन किससे निर्धारित होता है, एनकोडर से। पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू, सकारात्मक कक्षा संचार से क्या आशा है, शंका की निवृत्ति, यानी परसुएशन, मतलब आपकी जो कह सकते हो क्वेरी है उसको रिजॉल्व करना, उसको बोलते हैं परसुएशन। ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ, कक्षा संचार का आधार क्या है, सोशल आइडेंटिटी। जब आप क्लासरूम कम्युनिकेट करते हैं तो एक लेवल होता है, डिफरेंट टाइप, मान लिया टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है या स्टूडेंट्स आपस में ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसमें एक क्या होता है कि सोशल आइडेंटिटी बनती है अपनी, कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ और मैं इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। उसमें ये इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी नहीं होती है, और कहीं कहीं होती भी है ऑन द बिहाफ ऑफ लैंग्वेज, कि वो बहुत अच्छा फ्लुएंसी है उसकी इंग्लिश की, तो उसको एक सोशल आइडेंटिटी मिल जाता है कि वो इन सबसे बहुत बेटर है उसका इंग्लिश का कम्युनिकेशन, तो वो एक अलग लेवल से देखने लग जाते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन भी, जैसे आपके प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं भारत के, ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, इसलिए इनको एक अलग मतलब दर्जा मिला है। कहीं भी देख रो जाते हैं तो ये लीड करते हैं, मतलब वहाँ स्पीच देते हैं। ठीक है, पहले आपने देखा होगा और लोग खुद से शुरुआत, दूसरे लोगों से शुरुआत कराते थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये खुद ही से शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि यानी जो कम्युनिकेशन होता है वो आपको एक डिफरेंट लेवल का बनाता है, पर्सनालिटी बनाता है। ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ क्या है, सोशल आइडेंटिटी। उसके बाद में ये स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको ICT बोलते हैं, इज कंसीडर्ड एज अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऐसा है, ऐसा नहीं है। द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर टर्म्ड एज, तो ये क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू, मतलब जो ICT है वो डिफरेंट चीज़ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिफरेंस चीज़ है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ये आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर जो हो गया, या जो कोडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं कंप्यूटर साइंस वाले, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिफरेंट चीज़ हो गया। राइट टू यूज़ ऑफ, यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी से आप राइट ले रहे हो यूज़ का, तो वो क्या कॉपीराइट का इशू हुआ, नहीं हुआ। जब आप ब्रीच करते हो बिना किसी के परमिशन के, आप उनके कंटेंट को अपने आर्टिकल में डाल लेते हो बिना किसी, मान लिया जो जिसने अपना खुद का कंटेंट बनाया है उसका कंटेंट आप चोरी कर लेते हो, तो वो कॉपीराइट का इशू होता है। तो दोनों क्वेश्चन गलत है, दोनों मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सेंटेंस गलत है। द इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट्स क्रिएट्स अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, एक शिक्षक और छात्रों के बीच की जो बातचीत है वो क्या बनाती है, तो ये उससे क्या होता है, एक डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट किस चीज़ का होता है, आपके लेवल ऑफ थिंकिंग का, आपके परसेप्शन का, आपके लॉजिक्स का। ठीक है, उसके बाद में द स्पैटियल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन अ क्लासरूम कैन रिड्यूस द स्टूडेंट्स। स्पैटियल मतलब बार बार कोई चीज़ कट 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 की आवाज़ आ रही है, मान लिया पंखा चल रहा है उसमें किट 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 की आवाज़ आ रही है, या कोई और चीज़ की आवाज़ आ रही है, मशीन चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, तो ये क्या डिस्टर्ब करेगा, जो स्टूडेंट्स होंगे उनको उतना बेहतर जो पढ़ाया जा रहा है ना, उनका जो कंसंट्रेशन है वो डिस्ट्रैक्ट होगा। और कंसंट्रेशन, कॉग्निशन का मतलब होता है कि आप जो आपका ध्यान है
उससे आपका भटक जाएगा ध्यान, यानी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, इसलिए इसको बोलते हैं कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद में इसको क्या भी बैरियर भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर भी बोलते हैं, इस टाइप के जो आवाज़ आते हैं। तो द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड इसेंशियल भी, नहीं कक्षा संचार अनिवार्य रूप से होना चाहिए कैसा, एम्पैथेटिक होना चाहिए, सहानुभूतिक। मतलब एम्पैथेटिक मतलब ऐसे समझ लो, सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक में थोड़ा सा ही अंतर है। एम्पैथेटिक मतलब पुट योर लेग्स इन अनदर शूज, मतलब अपने आप को उस व्यक्ति के विचार के संदर्भ में रख के सोचो, उस व्यक्ति की स्थिति में रहकर सोचो, इसको बोलते हैं एम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक दूसरा होता है कि उसकी दर्द को आप समझ रहे हो कि हाँ वो प्रॉब्लम में है, तो वो सहानुभूति हो गया, ठीक है। तो एम्पैथेटिक होगा यहाँ पे। अ गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज हर प्रेजेंटेशन विद, एक अच्छा संचारक अपनी प्रस्तुति की शुरुआत किसके साथ करता है, आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर मतलब एक ऐसे वर्ड्स आपके सामने रख देगा। आपने देखा होगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, वो भी एक मतलब अच्छा बोलते हैं, या संदीप माहेश्वरी हो गए, ये लोग स्टार्टिंग में जब एंट्री करते हैं ना तो क्या बोलते हैं, एक ऐसा अट्रैक्टिव सेंटेंस बोल देंगे जिससे आपको लगे कि हाँ अभी आगे कुछ बहुत बड़ा चीज़ बताने वाले हैं। या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख लो, जितने भी आजकल यूट्यूबर हैं जो चाहे वो पढ़ाने के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं, या यूजीसी नेट से रिलेटेड देख लो, अभी तक जब तक रिजल्ट वो नहीं आ रहा था, डेट शीट नहीं आ रहा था, एडमिट कार्ड आ गया या ऐसा कुछ बना देंगे और आगे हाइफन लगा देंगे, तो ये सब क्या हो गया, आइस ब्रेकर बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस को, ठीक है, जो आपको अट्रैक्ट करता हो। इन अ क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी एनहांस्ड बाई, यानी कक्षा में संदेश ग्रहण करने की प्रायिकता को निम्न द्वारा बढ़ाया जा सकता है, कैसे, एस्टैब्लिशिंग या व्यू पॉइंट, एक दृष्टिकोण स्थापित कर देंगे आप, तो उससे जो क्लासरूम का कम्युनिकेशन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, और बच्चे जो है ना उसको समझने की कोशिश करेंगे, बच्चों का इंटरेक्शन आपसे बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन कहलाता है ऐसी चीज़। डिफ्रेंसिएशन बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुलाई इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ, यानी कक्षा संचार में कुछ उत्तेजनाओं की स्वीकृति और गैर स्वीकृति के बीच का अंतर का आधार क्या है, वह है सिलेक्टिव एक्सेप्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस, यानी प्रदर्शन की चयनात्मक अपेक्षा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का है, द इनिशियल मैसेजेस टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम बाय अ टीचर नीड नॉट बी क्रिटिकल टू एस्टेब्लिश इंस्ट्रक्शन लेटर, मतलब एक शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को प्रारंभिक संदेश बाद में बातचीत स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। दूसरा उसका रीज़न क्या है, मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग, मतलब जो ए है वो फॉल्स है और आर इज ट्रू। अब ए फॉल्स क्यों है, एक शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को प्रारंभिक संदेश के बाद में बातचीत स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, तो इसलिए गलत हो गया। फिर आर क्या कह रहा है, संचार प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण का अर्थ है छात्र जो सीख रहे हैं उस पर अधिक नियंत्रण है, मतलब जब कम्युनिकेशन बेटर होगा, ठीक है, उस पर उनकी कंट्रोल होगी, इसका मतलब वो लर्न कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज़ अ नेचुरल एबिलिटी, कक्षा में अच्छी तरह से संवाद करना एक स्वाभाविक क्षमता है। मुझे तो नहीं लगता, जब तक आप अच्छे से सीखोगे नहीं, बिना सीखे आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, एक लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, बाय बर्थ नहीं आपको मिलता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, अब ये देखो यहाँ पे नॉलेज की बात कर रहा है, यानी पॉजिटिव चीज़ बोल रहा है, ठीक है, तो कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संचार प्रक्रिया के ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी बिल्कुल होती है, तो ये आर सही हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, कक्षा संचार एक लेन देन की प्रक्रिया है, बिकॉज यानी आर अ टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द एजम्पशन दैट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज आर पर्पजिव, एक शिक्षक इस धारणा के तहत काम नहीं करता है कि छात्रों की प्रतिक्रियाएं उद्देश्यपूर्ण हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ट्रू हो जाएगा और आर फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव संचार प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सही है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज, बिल्कुल सही है। संचार एक सीखी हुई क्षमता है, ये भी सही है। कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ यूनिवर्सल पेनेकिया, मतलब सिर्फ संचार के माध्यम से आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर, इसका जो सारांश है वो ये हुआ इस स्टेटमेंट का। कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, संचार टूट नहीं सकता, मीन्स कि कम्युनिकेशन
सर्कुलर होता है, जो प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का वो चलता जाता है। जब आप किसी के साथ बातचीत करते हैं तो आप कुछ बोलते हैं, वो जवाब देता है, फिर आप बोलते हैं, वो जवाब देता है, मतलब जो फीडबैक है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो ये सर्कुलर प्रोसेस होता है। मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, ऐसा है क्या? नहीं है। वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न थॉट थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इशू फॉर स्टूडेंट्स, कक्षा संचार के माध्यम से जो सीखा जाता है उसका मूल्य छात्रों के लिए मुद्दा नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, तो आंसर 3 मतलब A B C D, बाकी E और F गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कम्युनिकेशन का 26 क्वेश्चन, एक का नंबरिंग में भूल गया करना, तो टोटल 26 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुए। और आप लोग वो वीडियो ज़रूर जाके देखना जो एक साल पहले का वीडियो अपलोड है, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को बनाएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा उस पैसेज पे, कोशिश करूंगा जो मेरा अपना अनुभव है वो आपके साथ शेयर करूं। पैसेज का पहले भी वीडियो पड़ा हुआ है, बट इस बार मैं पैसेज का थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको 100% सही किया जा सकता है। कुछ लोगों का टाइम का इशू होता है कि लास्ट में टाइम नहीं बचता है, तो उसको कैसे सही किया जा सकता है। तो पैसेज से 10 सेकेंड पेपर में और 5 फर्स्ट पेपर में 15 क्वेश्चन आते हैं, और उनको सॉल्व करने का बहुत ही सटीक तरीका आपको मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग देख के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या सुधार करने की ज़रूरत है और आपको कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।